आर्टिकल 370 भारत के संविधान बनने से अब तक इस आर्टिकल को लेकर तमाम किस्म के झूठ, प्रोपेगेंडा और कहानियां बनाई गई हैं। बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार पटेल और डॉक्टर मुखर्जी। और फिर बनाई जाती हैं इन सभी नामों से जुड़ी सच्ची झूठी बातें। इतने सालों से एक तरफा चली आ रही इस कहानी पर पूर्ण विराम लगाया साल 2019 में मोदी सरकार ने। इतनी आसानी से इस कांटे को निकाल दिया गया कि इस आर्टिकल के बहाने सदियों तक सत्ता सुख ले रहे लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगी। घाटी में हालात सुधारने की इस पहली कोशिश में कई बार कई तरह की धमकियां मिली। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और भी कई लोग हैं जिनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। तो आज हम बात करते हैं शुरू से लेकर अब तक कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस एक आर्टिकल के पक्ष में थे और वो कौन लोग थे जो इसके विपक्ष में रहे। कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्हों तो कानों कान खबर तक नहीं लगी, फिर भी उन्हें गुनहगार की तरह पेश किया जाता है। हम बात करेंगे कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने लोगों को गुमराह कर रातों रात इस आर्टिकल की नींव रखी और कैसे समाचार पत्रों ने सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हजारों झूठ बेचे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर मुखर्जी उस संसदीय समिति में शामिल थे जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था। ऐसे बयान वो लोग दिया करते हैं जो ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का समर्थन किया था या कहें विरोध नहीं किया था। अब देखते हैं कि ये दावा कितना सही है। डॉक्टर मुखर्जी पर झूठे आरोप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आरोप लगाया जाता है कि जब आर्टिकल 370 केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश किया गया तो उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। वास्तविकता यह है कि ये बात एकदम निराधार और बेबुनियाद है। डॉक्टर मुखर्जी इस आर्टिकल की चर्चा में तब शामिल होते अगर इस पर कभी चर्चा की गई होती। हकीकत तो ये है कि आर्टिकल 370 तो मंत्रिमंडल में कभी पेश ही नहीं किया गया, और जब आर्टिकल 370 कभी पेश ही नहीं किया गया तो फिर डॉक्टर मुखर्जी द्वारा इसके विरोध का प्रश्न ही कैसे बनता है। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू और कश्मीर के मामले पर बनी डिफेंस कमेटी की कुछ बैठकों में जरूर शामिल हुए थे। उन्हें इन बैठकों में रसद आपूर्ति मंत्री के नाते आमंत्रित किया गया था। ये मीटिंग भी अक्टूबर-दिसंबर 1947 में हुई और उस समय अनुच्छेद 370 जैसा कुछ प्रस्तावित नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी सिर्फ संविधान सभा और अंतरिम सरकार का हिस्सा थे। आर्टिकल 370 के शुरुआती सभी ड्राफ्ट्स नेहरू, मौलाना आजाद, शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर के बीच में ही घूमते रहे। जब सरदार पटेल को इसकी आड़ में घाटी में अलगाववाद की भनक लगी तो उन्होंने इसके प्रावधानों में फेरबदल करवा दिया था। यह आर्टिकल कांग्रेस और उसकी कार्य समिति के कुछ ही गिने चुने सदस्यों में ही चर्चा का विषय बना रहा, जिसकी बाहर की दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं थी। यानी सीधी सी बात है कि जब कांग्रेस के बाहर दुनिया जहान को इस बारे में खबर ही नहीं थी तो फिर डॉक्टर मुखर्जी इस अनुच्छेद का विरोध भी कैसे करते। अब एक दूसरा सवाल उठाया जाता है, वो ये कि डॉक्टर मुखर्जी संविधान सभा का हिस्सा तो थे, तो वहां उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट्स को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों को 16 अक्टूबर 1949 को बताया गया। अगले दिन ये सभा में पेश किया गया, यानी संविधान सभा को भी इसके प्रावधानों पर चर्चा करने का ठीक से मौका नहीं मिला। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अक्टूबर 1949 में संविधान निर्माण का काम पूरा हो चुका था। अब बस इसकी प्रस्तावना संबंधी जरूरी विषय बाकी रह गए थे। संविधान सभा 1946 से अस्तित्व में आई थी और जनवरी 1950 में संविधान देश में लागू होने वाला था। इसके अलावा संविधान का जो मूल ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था उसमें भी यह अनुच्छेद कभी शामिल ही नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर मुखर्जी ही नहीं बल्कि संविधान सभा के किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आर्टिकल 370 आखिर क्या भला है। आर्टिकल 370 की मांग सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने उठाई, जिसे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समर्थन मिला।
अब सवाल उठता है कि आखिरकार आर्टिकल 370 का बवाल भारत के इतिहास में कब, कैसे और क्यों जुड़ा। एम.के. टेंग साल 1998 में प्रकाशित अपनी किताब कश्मीर आर्टिकल 370 में लिखते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत शेख अब्दुल्ला की एक चालाकी से होती है। शेख अब्दुल्ला ने साल 1949 में सरदार पटेल को 3 जनवरी को एक पत्र भेजा और कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की पेशकश की है। साथ ही पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हम उनके हस्तक्षेप के बिना जम्मू और कश्मीर का संविधान बना सकते हैं। इस चिट्ठी में शेख अब्दुल्ला ने आगे एक सुझाव दिया। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए भारत सरकार को अब घोषणा करनी चाहिए कि वह जम्मू और कश्मीर को संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। एम.के. टेंग अपनी किताब कश्मीर आर्टिकल 370 के पृष्ठ 49 पर लिखते हैं, सरदार पटेल ने शेख के सुझाव को मानने से एकदम इनकार कर दिया और इस पर खास ध्यान भी नहीं दिया। जिसके बाद शेख अब्दुल्ला ने यही सुझाव जवाहरलाल नेहरू को भेज दी। वही जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम कश्मीर से लेकर अक्साई चीन तक के भयानक फैसले हैं। तो असली किस्सा शुरू होता है मामले में नेहरू की एंट्री से। ये सब पत्राचार पढ़कर नेहरू घबरा गए और उन्होंने फौरन एक आपात बैठक बुला ली। इसमें नेहरू ने सिर्फ सरदार पटेल, मौलाना आजाद और गोपाल स्वामी अयंगर को बुलाया। इस बैठक में नेहरू ने शेख को संवैधानिक पृथकता की मांग पर विचार करने को कहा, मगर सरदार पटेल ठहरे लौह पुरुष। सरदार पटेल ने यहाँ पर दोबारा अपनी असहमति जता दी। दुर्गादास संपादित सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 खंड 1 के 263वें पन्ने में लिखा है, अपने हाथ से बाजी निकलती देख शेख अब्दुल्ला ने फिर से एक पैंतरा चला। शेख ने 14 अप्रैल 1949 को द स्कॉट्समैन के पत्रकार माइकल डेविडसन को एक इंटरव्यू दिया और जम्मू और कश्मीर के विभाजन की मांग करने लगे। शेख को अच्छे से पता था कि नेहरू इस मांग से परेशान हो जाएंगे और इसके बदले अनुच्छेद 370 का मोल भाव एकदम आसान हो जाएगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ और नेहरू ने शेख को 2 दिन बाद दिल्ली बुला लिया। इसी बैठक में शेख ने आर्टिकल 370 को भारत की संविधान सभा में पारित करवाने का जोर दिया। एम.के. टेंग की किताब कश्मीर आर्टिकल 370 के अनुसार अगले दिन 17 अप्रैल को नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला की मनमानी को स्वीकार करने का दबाव बनाया। उन्होंने सीधे तौर पर संविधान में बदलाव का कोई हवाला नहीं दिया, लेकिन सरदार पटेल को शेख को लेकर उनके रुख को जरा नरम रहने और उस पर विचार करने को जरूर कहा। कुछ दिनों बाद 15-16 मई 1949 को एक और बैठक हुई। इस बार ये सरदार पटेल के निवास पर हुई। यहाँ शेख अब्दुल्ला की मांगों पर विचार किया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू अकेले ही मई के महीने के आखिरी दिनों में शेख अब्दुल्ला से मिलने श्रीनगर पहुंच गए और उन्होंने वहां शेख के साथ कई समझौते कर लिए। नेहरू और शेख के बीच क्या खुफिया बातचीत हुई, अब इसकी जानकारी सरदार पटेल को नहीं थी। इस प्रकार नेहरू और शेख ने मिलकर संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर ली और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने दी। इस नए संवैधानिक प्रावधान यानी अनुच्छेद 370 को तैयार करने की जिम्मेदारी अब दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले अयंगर और शेख अब्दुल्ला को दे दी गई। अब बात करते हैं कि किस तरह से भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर आर्टिकल 370 लाया गया। अजित प्रसाद जैन को पहली लोकसभा में पुनर्वास मंत्रालय के कैबिनेट रैंक के प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कश्मीर व्हाट रियली हैपेंड यानी कश्मीर में असल में क्या हुआ था शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें आर्टिकल 370 से संबंधित एक आश्चर्यजनक जानकारी शामिल है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मसौदे को शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने इसे पारित कर दिया। पुस्तक के 61वें पन्ने में ये विवरण आसानी से मिल जाता है। यानी यहाँ अब तक ये स्पष्ट है कि ना तो ये लेख संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया और ना ही संविधान के किसी विशेषज्ञ से इस बारे में परामर्श लिया गया। ये भारतीय संविधान का एक ही अनुच्छेद था जिसे श्रीनगर में तैयार किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय के बंद दरवाजों के पीछे अस्तित्व में लाया गया था।
सरदार पटेल के सहयोगी वी शंकर अपनी किताब माय रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल में लिखते हैं, संविधान सभा की सामान्य छवि को सबसे ज्यादा खतरा उस प्रस्ताव से हुआ जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। वी शंकर लिखते हैं, शेख अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे तो गोपाल स्वामी अयंगर ने जवाहरलाल नेहरू से इस पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद एक मसौदा अनुच्छेद 370 तैयार किया गया, जिसे भारत की संविधान सभा के समक्ष कांग्रेस द्वारा रखा गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 के तमाम ड्राफ्ट्स और उनमें सरदार पटेल के हस्तक्षेप पर। जैसा कि हमने बात की, शुरुआत से ही अनुच्छेद के अस्तित्व में आने को लेकर कितना जटिल माहौल रहा। अनुच्छेद 370 के कई ड्राफ्ट तैयार किए गए। शुरुआती ड्राफ्ट्स आयंगर और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर तैयार किए थे। जब सरदार को इसके बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने किसी भी ड्राफ्ट को स्वीकार करने के लिए साफ मना कर दिया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद आर्टिकल 370 का एक दूसरा ड्राफ्ट 12 अक्टूबर 1949 को तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट को शेख अब्दुल्ला ने नामंजूर कर दिया और एक वैकल्पिक ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया। यह विवरण हमें दुर्गा दास द्वारा संपादित पुस्तक सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 की खंड 1 में मिलता है। इस ड्राफ्ट में शेख अब्दुल्ला ने अपनी भूमिका निभाई और आयंगर ने इसमें वहीं कुछ परिवर्तन करते हुए 15 अक्टूबर 1949 को दूसरा ड्राफ्ट शेख अब्दुल्ला को भेजा। उस समय वे दिल्ली में ही थे और इस बार भी सरदार पटेल ने उस ड्राफ्ट को नकार दिया। अब आते हैं उस किस्से पर जब सरदार पटेल शेख अब्दुल्ला से नाराज हो गए थे। वी शंकर की किताब सरदार पटेल में लिखा है, सरदार पटेल के आर्टिकल 370 पर विचार एकदम साफ थे। जितना हो सका उन्होंने आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया। यही वजह थी कि शेख अब्दुल्ला ने भी सरदार पटेल को दरकिनार करने के लिए पूरा अभियान छेड़ दिया। यही वजह थी कि सरदार पटेल ने इस पूरे मामले से अपने आप को पीछे करते हुए गोपाल स्वामी अयंगर को अक्टूबर 16 को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, इन परिस्थितियों में मेरी सहमति का कोई प्रश्न नहीं बनता। आपको लगता है कि ऐसा करना ही ठीक है तो आप वह कीजिए। अब सवाल आता है कि शेख अब्दुल्ला की वास्तविक मांग क्या थी। घाटी में अलगाववाद के बीच कैसे बोए गए और कैसे इस पूरी घटना को नेहरू का समर्थन मिलता रहा। वी शंकर अपनी किताब माय रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल के खंड 2 में लिखते हैं, शेख अब्दुल्ला की असली मांग थी कि भारतीय संसद को राज्य के लिए कानून बनाने और अधिविलन पत्र में लिखे गए 3 विषयों सुरक्षा, वैदेशिक मामले और संचार से सीधे संबंधित संवैधानिक प्रावधान के लिए प्रतिबंधित किया जाए। वे राज्य की संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वहीं दुर्गा दास संपादित किताब सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 के खंड 1 में लिखा है, शेख अब्दुल्ला ने एक खुलासा 17 अक्टूबर 1949 को आयंगर को लिखे एक पत्र में किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने इसके लिए उनसे वादा किया है। तो अब बात करते हैं कि आखिर सरदार पटेल को किस तरह से मनाया गया। इस संदर्भ में वी शंकर ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों पर अपने संस्मरण में लिखा है, एक विदेश दौरे पर जाने से पहले पंडित नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर के साथ स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कुछ प्रावधानों का मसौदा तैयार किया जिन्हें शेख अब्दुल्ला ने स्वीकार कर लिया और वे सब संविधान सभा की कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखे जाने थे। पार्टी में एक बड़ा समूह जम्मू और कश्मीर में भावी भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों के बीच किसी भी भेदभाव के सुझाव पर सवाल उठा रहा था। सरदार स्वयं भी उस राय के पक्ष में पूरी तरह से थे, लेकिन अपने ढंग से समस्याओं के हल करने वाले पंडित नेहरू और गोपाल स्वामी अयंगर की हर बात काटने की अपनी नीति के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। वास्तव में उन्होंने प्रारूप का प्रस्ताव तैयार करने में हिस्सा नहीं लिया और उन प्रस्तावों के बारे में उन्होंने सुना भी तभी जब गोपाल स्वामी अयंगर ने कांग्रेस पार्टी में उसकी घोषणा की। इसका सभी ने विरोध किया और गोपाल स्वामी एकमात्र प्रभावहीन समर्थक मौलाना आजाद के साथ अकेले पड़ गए। बाद में शाम को सरदार के पास गोपाल स्वामी का फोन आया और उन्होंने कांग्रेस के सामने पेश प्रस्ताव तैयार करने की स्थिति के बारे में समझाया। उन्हें लगा कि सिर्फ सरदार ही दखल देकर स्थिति को संभाल सकते हैं। उन्होंने सरदार से उनके बचाव में आने का अनुरोध किया। शेख अब्दुल्ला इस पूरी बहस से अलग रहे।
मैंने उतनी हंगामेदार बैठक नहीं देखी। गोपाल स्वामी के फॉर्मूला के विरोध में सबकी राय आक्रामक थी और ये मुद्दा संविधान सभा की संप्रभुता तक भी पहुंच गया कि कश्मीर राज्य की संविधान सभा के बिना ही संविधान का निर्माण कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में मौलाना आजाद हो हल्ला मचाकर सबको बोलने से रोकने लगे। बहस को पटरी पर लाने का काम सरदार पर छोड़ दिया गया और अनुरोध किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के कारण एक अस्थायी दृष्टिकोण अपनाया जाए और अंतिम संबंध का प्रश्न जरूरत के हिसाब से बाद में हल किया जाएगा। आखिरकार ये विचार माना गया और गोपाल स्वामी का प्रारूप कुछ जरूरी सुधारों के बाद स्वीकार कर लिया गया। अब बात आती है संविधान सभा में किए गए एक आखिरी परिवर्तन की। आर्टिकल 370 भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 में प्रस्तावित किया गया था। उससे पहले आखिरी समय में भी एक परिवर्तन किया गया था। शेख अब्दुल्ला उस दिन संविधान सभा में मौजूद थे। अब क्योंकि उन्हें वह बदलाव रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए बाहर आकर आयंगर को पत्र लिखा और संविधान सभा से त्याग पत्र देने की धमकी दे दी। यह विवरण हमें दुर्गादास की किताब सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 के खंड 1 में मिलता है। वी शंकर द्वारा वर्णित सरदार पटेल के कुछ पत्राचार के अनुसार वास्तव में शेख इस बात की कल्पना नहीं कर पाए कि संशोधन सूची में रखे गए अंतिम मसौदे में ऐसा कोई परिवर्तन होगा। हालांकि इस विषय में अंतिम निर्णय से पहले उन्हें बताया गया था। वे सभा छोड़कर चले गए और ये मानते रहे कि वह उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जिस रूप में उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अनुच्छेद की धारा 1 की उपधारा ख के स्पष्टीकरण में एक परिवर्तन कर दिया गया था। इस सब के बीच गोपाल स्वामी आयंगर ने क्या कहा? संविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंगर के अनुसार वहां स्थिति असामान्य है, इसलिए इस अनुच्छेद को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया है। जब एक सदस्य ने पूछा कि भेदभाव किस लिए किया जा रहा है, इस पर आयंगर ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर अभी अधिमूल्यन के लिए परिपक्व नहीं है, लेकिन जल्द ही यह अन्य रियासतों की तरह भारत का हिस्सा होगा। भारत की संविधान सभा अनुच्छेद 306A 17 अक्टूबर 1949। साल 1964 में इस आर्टिकल को हटाने के असफल प्रयास भी किए गए। लोकसभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हरि विष्णु कामत, हिंदू महासभा के बिशन चंद्र सेठ, कांग्रेस के भीष्म प्रसाद यादव, B.K. धाव, दीवान चंद शर्मा, सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रफुल्ल चंद्र बरुआ, कांग्रेस आई के यशपाल सिंह और प्रकाश वीर शास्त्री ने मिलकर एक सवाल पूछा। जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के साथ घनिष्ठ एकीकरण के लिए आगामी कदम किस प्रकार लिए गए हैं अथवा लिए जा रहे हैं? इसी क्रम में यशपाल सिंह ने अनुच्छेद 370 को इस दिशा में अड़चन बताया और सवाल किया कि इसे हटाने में अभी और कितना समय लगेगा। कांग्रेस के सदस्य MC छागला ने सुरक्षा परिषद से संबंधित लोकसभा की चर्चा में कहा, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अनुच्छेद 370 संविधान से विलुप्त हो जाएगा। लोकसभा डिबेट्स 24 फरवरी 1964। कुछ दिनों बाद कामत, यशपाल और बरुआ ने फिर से भारत सरकार से सदन में प्रश्न किया। क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पक्ष में वक्तव्य दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त अथवा समाप्त करके भारतीय संघ के साथ राज्य का पूर्ण अधिमिलन होना चाहिए। लोकसभा डिबेट्स 25 मार्च 1964। प्रकाश वीर शास्त्री लोकसभा में बिजनौर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने 11 सितंबर को अनुच्छेद 370 पर संविधान संशोधन बिल ओमिशन ऑफ आर्टिकल 370 पेश किया। उनके भाषण के पहले शब्द इस प्रकार थे, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित भारतीय संविधान की धारा 370 हटा दी जाए। लोकसभा डिबेट्स 11 सितंबर 1964। भारत सरकार ने जवाब में से राज्य सरकार पर टालते हुए कहा कि वहां से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। प्रकाश वीर 20 नवंबर को दोबारा प्रस्ताव ले आए। संविधान में संशोधन करने वाले अर्थात संविधान की धारा 370 को संविधान से हटाकर जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले विधेयक पर जो चर्चा 11 सितंबर 1964 को स्थगित की गई, उसको फिर से आरंभ किया जाए। लोकसभा डिबेट्स 20 नवंबर 1964। सदन में सभापति के माध्यम से सरकार ने चर्चा के लिए स्वीकृति दे दी। इस दिन सबसे पहले अब्दुल गनी गोनी ने
भाषण देते हुए प्रकाश वीर को शुभकामनाएं दी। गोनी पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्य समिति में इस अनुच्छेद को हटाने का प्रस्ताव ला चुके थे। ऐसा उन्होंने गुलाम मोहम्मद सादिक के कहने पर किया था। हालांकि तब सादिक वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे। लोकसभा में गोनी ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को कहा कि वे इस पर एक उचित विधेयक लेकर आए, उसे राज्य सरकार को भेजे और उन्हें 7 दिन का समय दे। क्योंकि सादिक अब वहां मुख्यमंत्री हैं और वे अनुच्छेद को हटाने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध हैं। सैयद नसीर हुसैन समनानी ने प्रकाश वीर के समर्थन में कहा, जैसा महाराष्ट्र है वैसे ही जम्मू है। हमारे इन फैसलों के बावजूद सवाल यह है कि आज तक क्यों है दफा 370? किस लिए है दफा 370? हमने कभी नहीं चाहा कि हम दफा 370 को कायम रखना चाहते हैं। दिन के खत्म होने तक बहस लंबी चली। बिना किसी निर्णय के लोकसभा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 4 दिसंबर को एक और कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने नामंजूर कर दी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की इच्छा को पूरा किया। वी शंकर ने एक बार सरदार पटेल से पूछा था कि उन्होंने इस बचे हुए अनुच्छेद को भी क्यों पारित होने दिया। इस पर उनका जवाब था कि ना तो शेख अब्दुल्ला और ना ही गोपाल स्वामी स्थायी हैं। भारत सरकार की ताकत और हिम्मत पर भविष्य निर्भर करेगा, और अगर हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होगा तो हम एक राष्ट्र के रूप में मौजूद नहीं रह पाएंगे। ऐसा वी शंकर अपनी पुस्तक माय रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल के खंड 2 में लिखते हैं। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्रीय शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसे संसद के दोनों सदनों ने बहुमत के साथ स्वीकार किया। तो ये थी कहानी आर्टिकल 370 से जुड़े तमाम तथ्यों की, जिन पर कभी बारीकी से ध्यान नहीं दिया गया। शायद लोग चाहते भी नहीं थे कि इन तथ्यों पर चर्चा हो और इन रहस्यों से पर्दा उठे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए द पैम्पलेट।